हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये है लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। थर्ड यूनिट में हमने स्टडी किया था कि जैसे चार्ज होता है, कोई भी चार्ज में अगर चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज के फ्लो करने से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। क्योंकि हमें पता है करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज बाई टाइम। और थर्ड यूनिट में हमने देखा कि जब भी करंट फ्लो करेगा तो करंट के फ्लो करने से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बनना चाहिए, करंट बनना चाहिए। क्योंकि नेचर के अंदर सिमिट्री एग्जिस्ट करती है, नेचर में सिमिट्री एग्जिस्ट करती है। तो साइंटिस्टों ने इस प्रिंसिपल का यूज करके इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया कि उन्होंने कोशिश की कि मैग्नेटिक फील्ड से दोबारा से वो करंट इंड्यूस कर दें। तो 1831 के अंदर जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे ने, जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस कर लिया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस कैसे होगा, यही हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? तो यह एक फिनोमेना होता है जिसके थ्रू हम करंट को या फिर ईएमएफ को जनरेट करते हैं। ईएमएफ का मीनिंग क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। कब प्रोड्यूस होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब हमने कोई भी एक कंडक्टर लिया या फिर कोई भी एक कॉइल ली, और अगर उस कॉइल के अंदर हमने किसी भी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा दिया तो उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से वहां पर करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट इंड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मींस अब हमें स्टडी करना है कि किस तरह से हम ईएमआई को, मींस ईएमएफ को या फिर इंड्यूस करंट को जनरेट करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका टोटल नंबर पासिंग थ्रू ए सरफेस। किसी भी एक सरफेस के अंदर से वो सभी की सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है when that surface is held at any angle with the applied magnetic field। इसका मीनिंग क्या होगा कि जैसे हमने कोई भी सरफेस लिया, मान लिया ये हमने एक सरफेस लिया और इस सरफेस को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, और इन मैग्नेटिक फील्ड के पाथ में हमने कोई भी एक सरफेस लिया। फॉर एग्जांपल हमने ये इस तरह से सरफेस ले लिया और जो मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो उस टाइम पे इस सरफेस के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी उसके नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जिसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। यहाँ पे b डॉट ए का मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एरिया भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दो वेक्टर क्वांटिटी की प्रोडक्ट क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब जब हम यहाँ पे इसकी डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो आएगा बी ए कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर कैसे होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड तो हो गई ये वाली, एरिया वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, जैसे हमने ये एरिया लिया, ये तो कंप्लीट एरिया हो गया, इसका एरिया वेक्टर हम ड्रॉ कैसे करेंगे, इसका परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर दो टाइप से हो सकता
सकता है, एक तो इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और एक इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर के लिए हम जो वेक्टर लेते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो होगा इस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और उस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन हमने कहां पर ली है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ली है। अब हम देखेंगे इसके सेकंड पार्ट के अंदर कि किस तरह से इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा जब हम इस सरफेस को अब हमने इसका सेकंड केस कंसीडर करेंगे कि एक बार तो हमने ये सरफेस मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है पूरा का पूरा जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मींस इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और ये जो हमने सरफेस लिया है इसके परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब पूरा सरफेस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसके ऊपर पहले हम एरिया वेक्टर देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और इसका एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा, बाहर की डायरेक्शन में हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में एंगल कितने का है, यहाँ पर एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इस एंगल की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। फाई का फॉर्मूला क्या था, बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा बी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा। थीटा की जगह हमने पुट करना है 0 तो यहाँ पर आ गया बी ए कोस ऑफ 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू आ गई बी ए। तो यहाँ पर जो फ्लक्स आया वो मैक्सिमम होगा। इसका मीनिंग होगा कि जब हम सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहाँ से क्रॉस होगी वो मैक्सिमम नंबर में होगी। वही सेकंड केस के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में हमने सरफेस को रख दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रहे हैं और सरफेस भी इस तरह से उसके पैरेलल में रखा हुआ है तो यहाँ पर पैरेलल में हमने जब सरफेस को रखा तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया फाई इज इक्वल टू बी ए कोस ऑफ थीटा। थीटा की जगह हम प्लेस करेंगे 90 डिग्री तो बी ए कोस ऑफ 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 तो यहाँ पर फ्लक्स कितना आ जाएगा 0। इसका मीनिंग हो गया कि जब भी हम सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में प्लेस करेंगे तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो पास ही नहीं होगी और अगर हुई तो इतनी कम होगी कि उनकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स से किस तरह से हम इन ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। बट अभी हम देखते हैं कि जो फ्लक्स हमने स्टडी किया है उसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। सबसे पहले है फ्लक्स की एसआई यूनिट। फ्लक्स का फॉर्मूला था हमारे पास बी ए। कोस थीटा और थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी तो हम सिंपली लेंगे फाई इज इक्वल टू बी ए। एसआई यूनिट फाई की होती है वेबर, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट एसआई यूनिट क्या हो गई वेबर और 1 वेबर किसके इक्वल होता है 1 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये तो इसकी एसआई यूनिट है। अब हम देखते हैं इसकी सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट फाई की क्या होगी मैक्सवेल, एसआई यूनिट तो फाई की वेबर और सीजीएस यूनिट है मैक्सवेल। अब हम देखते हैं रिलेशन क्या होगा दोनों में, वेबर में और मैक्सवेल में। रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल। रिलेशन निकालने के लिए हम यहां से उठाते हैं कि 1 वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल है। सबसे पहले हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला और मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट क्या होती है गास। और हमें पता है कि 1 टेस्ला किसके इक्वल होगा
10⁻⁴ गॉस। तो यहाँ पे 1 टेस्ला की जगह हम पुट करेंगे 10⁻⁴ गॉस। और मीटर स्केयर की सीधेस्ट यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्केयर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और मीटर स्केयर है तो 1 मीटर स्केयर इज इक्वल टू 100 का स्केयर सेंटीमीटर, मीन्स 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्केयर। तो 1 मीटर स्केयर की जगह हम पुट करेंगे 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्केयर। तो यहां से आ गया 10⁸ गोस सेंटीमीटर स्केयर। और यहाँ पे मैक्सवेल किसके इक्वल था? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट सीजीएस में कितनी होगी? गोस। और एरिया की सीजीएस यूनिट होगी सेंटीमीटर स्केयर। तो गोस सेंटीमीटर स्केयर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? मैक्सवेल। तो यहाँ पर आ गया 10⁸ मैक्सवेल। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। तो ये इसमें ऐसा यूनिट होगी वेबर, सीजीएस हो गई मैक्सवेल। यहां से ये रिलेशन याद रखना है कि 1 वेबर किसके इक्वल होता है? 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल। नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला। जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने स्टडी किया था, अब हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। फाई इज इक्वल टू बी ए। थर्ड यूनिट में हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बी बी। तो यहां से B किसके इक्वल होगा? B इज इक्वल टू F डिवाइड बाई क्यू बी। तो यहां से हमने वैल्यू पुट की F डिवाइड बाई क्यू बी और एरिया। अब हम इसके सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले यहां पर पुट करेंगे, बट उससे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि सारी की सारी क्वांटिटीज कौन सी होगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते टाइम चार्ज की बजाय हम हमेशा एरिया उस करंट को पुट करते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो चार्ज की जगह हम पुट करेंगे करंट इंटू टाइम। अगर हम चार्ज की फॉर्म में पुट कर देंगे वो भी गलत नहीं होगा, बट जो फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हमेशा करंट की फॉर्म में ही मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा? ml/t-2। एरिया का होगा L², करंट का होगा एम्पियर, वेलोसिटी का L_t-1 और टाइम का होगा t। यहाँ पे L से L कैंसिल, तो ऊपर बच गया m L², नीचे कितना t-1 और t, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। यहाँ पर आ गया t-2 और a। ये आ गया फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला। फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m L² t-2 a। यहाँ पे a को जब हम ऊपर लेकर गए तो ये हो जाएगा -1। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। फ्लक्स का जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमने अभी देखा था कि फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म। और अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मीन्स हमने कोई भी एक सरफेस लिया, जैसे हमने ये वाला सरफेस कंसीडर कर लिया, अगर इसके एक पर्टिकुलर एरिया से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पास हो रही है और एक एरिया से मैग्नेटिक फील्ड कम पास हो रही है, तो उस टाइम पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे कि जैसे हमने ये वाला एरिया कंसीडर किया, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा φ1, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? मान लिया कि यहाँ से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है? B1। कितने एरिया में? DA1 एरिया में। इसी तरह हमने सेकंड एरिया उठा लिया। सेकंड एरिया कौन सा है? DA2। तो सेकंड एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? इस एरिया में मान लिया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होती है वो है B2। तो B2 डॉट वेक्टर आएंगे सभी के ऊपर A2। इसी तरह हम थर्ड एरिया के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 अप टू सोन, जितने भी एरिया में हमने इसको डिवाइड किया है।
अब यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे फाई 1 की, B1 डॉट BA1 प्लस B2 डॉट BA2 प्लस सोन, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो, इसको हम सिंपली सुमेशन की टर्म में लिख सकते हैं कि सुमेशन B डॉट DA। सुमेशन का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर सुमेशन का मीनिंग है सम, जितनी भी टर्म्स हमने सम में लिखी हुई है उसको हम सुमेशन लिख के एक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस सुमेशन को हम इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B डॉट DA। अब सुमेशन को हम इंटीग्रेशन में चेंज कब कर सकते हैं, जब हमारा जो ये पूरा का पूरा एरिया है वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर पूरा एरिया कंटिन्यूअस है तभी हम सुमेशन को इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। अगर बीच में जैसे इस एरिया के अंदर एक होल आ जाता है जहां से कोई भी मैग्नेटिक लाइन क्रॉस नहीं होगी, मींस ये सरफेस के अंदर अगर हमने एक छोटा सा होल कट कर दिया तो उस टाइम पर हम सुमेशन को इंटीग्रेशन में चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा सरफेस है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये फॉर्मूला तो तब अप्लाई होगा जब मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट सरफेस के अंदर कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म। और ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म।